अब हमारे पास जो डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर में अच्छा, मजे की बात ये कि जितने स्टेक होल्डर है ना, इन सब का नाम सी से आता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले क्लाइंट। क्लाइंट वो बंदा होता है कि जिसने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है, जो प्रोजेक्ट का मालिक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक 5 मरले का प्लॉट है और उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो आप क्लाइंट हैं। ठीक है, तो आप घर बनाने के लिए आप ऑफ कोर्स किसी आर्किटेक्ट के पास जाएंगे या इंजीनियर के पास जाएंगे, तो उसे हम कंसल्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्ट जो है वो आपको आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बना के देगा, और जो इंजीनियर है वो उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करेगा। राइट। अब आपने प्लॉट खरीद लिया, सारे प्रोसीजर्स कर लिए, और फिर आपने ड्राइंग और डिजाइन उसकी प्रिपेयर कर लिया। अब आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करवानी है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपने क्या करना है, आपने किसी ऐसे एक्सपर्ट से रब्ता करना है जो कंस्ट्रक्शन का माहिर हो, जिसे आमतौर पे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो नॉर्मली आमतौर पे प्रोजेक्ट्स में ये 3 स्टेक होल्डर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। जो बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, पब्लिक इन्वॉल्व होती है, तो जो नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन आमतौर पे हमारे पास क्लाइंट, कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये एक ट्राइंगल है। इन 3 लोगों के दरमियान में ही प्रोजेक्ट घूमता रहता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इनको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे सर्वेयर है ना, सर्वेयर। तो अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो क्लाइंट है ना, वो सिंगल एक पर्सन भी हो सकता है, एक इदारा भी हो सकता है, और पूरी हुकूमत भी कभी कभार एज अ क्लाइंट हो सकती है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है तो गवर्नमेंट उसमें क्लाइंट होगी। इसी तरह जो कंसल्टेंट है, वो एक बंदा भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और कंसल्टेंट जो है एक मल्टी लेवल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट में भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंसल्टेंट है। मिसाल के तौर पे नेस्पाक है। ठीक है, तो नेस्पाक बेसिकली क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। अच्छा, फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी भी हो सकती है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे भी कभी कभार ऐसा कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, जैसे FWO है, NLC है। ठीक है, तो ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वांटिटी सर्वेयर जो है एक ऐसा रोल है जो, क्वांटिटी सर्वेयर जो है ना, इन तीनों लोगों के पास होता है। क्लाइंट के पास अपना QS होता है, कंसल्टेंट के पास भी QS होता है, और कॉन्ट्रैक्टर के पास भी QS होता है। ठीक है, तो इसलिए इन स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फिर हमारे पास ये जो फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट की हमने बात की कि क्वांटिटी सर्वेयर ये काम करते हैं, तो इसमें 3 बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके इर्द गिर्द हमारा प्रोजेक्ट हमेशा घूमता है। सबसे पहली बात ये कि टाइम, कि हमने एक टाइम डिसाइड किया होता है कि इस टाइम के ऊपर जो है ये काम कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके लिए हमने कोई बजट या कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी डिसाइड की हुई होती है या एस्टिमेट की हुई होती है, और उस प्रोजेक्ट की कोई ना कोई क्वालिटी, कोई स्टैंडर्ड, कोई स्पेसिफिकेशन हम डिफाइन करते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट जो है वो इस नेचर का, क्वालिटी का, इस टाइप का और इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, डैम्स हैं, ब्रिजेस हैं, कैनाल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हाईवेज हैं, टनल्स हैं, ठीक है, रेलवे सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है। तो हर तरह के प्रोजेक्ट के लिए जनरली हमारे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें हमें 5 रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और उन पांचों के पांचों रिसोर्सेज का नाम M से आता है। ठीक है, सबसे पहला रिसोर्स है मटेरियल्स। अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स नहीं होंगे, तो आप प्रोजेक्ट को फिजिकली मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद मैन पावर है, यानी लेबर आपके पास होनी चाहिए, स्किल्ड या अनस्किल्ड। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स है प्रोजेक्ट का। अच्छा, उसके बाद बजट, यानी कि मनी, पैसे। ठीक है, अगर बजट नहीं होगा, आपके पास मटेरियल्स के भी ढेर लगे हुए हैं और लेबर भी बेतहाशा खड़ी है, और आपके पास प्रोजेक्ट के लिए बजट ही नहीं है, तो प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स नहीं बन सकता। ठीक है, उसके बाद काम को स्पीड अप करने के लिए
हम क्या करते हैं, मशीनरी जो है उसको डिप्लॉय करते हैं साइट के ऊपर, ताकि हम जो महीनों वाले काम है वो हफ्तों में कर सकें और हफ्तों वाले काम दिनों में कर सकें। तो इसमें से हर एक रिसोर्स जो है वो बेसिकली क्या करता है, इन कॉन्स्टेंट्स को मेक श्योर करता है। देखें, जैसे मटेरियल है ना, मटेरियल, तो मटेरियल लिंक करता है क्वालिटी के साथ, ऐसे ही है। मटेरियल किस चीज के साथ लिंक करता है, क्वालिटी के साथ। इसी तरह आपके पास जो मैन पावर है, ठीक है, मैन पावर दोनों चीजों को मेक श्योर करेगी। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर है तो वो कम टाइम में और रीजनेबल कॉस्ट में काम कर सकेंगे। अगर आपके पास अनस्किल्ड लेबर है तो उसमें कॉस्ट तो कम हो जाएगी, हो सकता है प्रोजेक्ट का टाइम ज्यादा हो जाए और क्वालिटी भी डाउन हो जाए, क्योंकि आपके पास अनस्किल्ड लेबर होगी। इसी तरह अगर आपके पास जो बजट है वो एनफ बजट है, तो आपका प्रोजेक्ट कभी टाइम ओवर रन नहीं होगा, डिले नहीं होगा, लेट नहीं होगा। उसकी जो कॉस्ट आपने, बजट जो आपने डिसाइड किया हुआ है, जब आपके पास कैश फ्लोज जो है वो सीरीन होंगे, सीरीन मैनर्स में चल रहे होंगे, स्मूथ चल रहे होंगे, तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना, ये टोटल कॉस्ट, ये कभी अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, और उसकी क्वालिटी भी खराब नहीं होगी। इसी तरह आपके पास मशीनरी है, वो आपके टाइम को कम करती है और क्वालिटी को हाई करती है। अच्छा, अब अगर आपके पास मटेरियल्स भी हैं, मैन पावर भी है, बजट भी है, मशीनरी भी है, तो एक ऐसा रिसोर्स है कि उसके बगैर जो प्रोजेक्ट है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से, प्रोफेशनली, बेहतरीन तरीके से नहीं चल सकता। यानी आपने देखा होगा कि जब मैंने इन रिसोर्सेज को डिफाइन किया है प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स के साथ, तो हर एक रिसोर्स जो है वो कोई से एक या दो को मेक श्योर कर रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो इन सबको वन गो में देखता हो? जी बिल्कुल है, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर अगर कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजर नहीं होगा, साइट सुपरवाइजर नहीं होगा, कोई प्रोक्योरमेंट इंचार्ज नहीं होगा, तो ये सारे लोग अपने अपने तरीके से काम करते रहेंगे, कोई काम को चेक करने वाला नहीं होगा। तो प्रोजेक्ट जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया है कि बेसिकली हमारे पास जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं, और जो प्रोजेक्ट है उसके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, और ये किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने का जो स्टाइल है ना वो क्या है। आप समझ लें कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको आपने अपने घर का कॉन्ट्रैक्ट असाइन कर दिया कि आप जो है इस पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दें। तो वो क्या करेगा, साइट क्लियरेंस के बाद उसने सबसे पहला काम किया कि एक्सकेवेशन स्टार्ट की, ठीक है। एक्सकेवेशन का काम उसने कंप्लीट कर दिया, और उसने उसका एक बिल तैयार किया। क्या किया, बिल प्रिपेयर किया। ये एक्सकेवेशन का काम, अर्थवर्क का काम कंप्लीट हो गया, और वो बिल बना के, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसने ये बिल बनाया, ठीक है। और ये बिल किसको देगा, कंसल्टेंट को तो नहीं देगा ना, पेमेंट किसने करनी है, क्लाइंट ने। तो ये बिल तैयार करेगा जो कॉन्ट्रैक्टर के पास क्यूएस है, और वो कहाँ लेके जाएगा, क्लाइंट के पास, ठीक है, कि जी मुझे इस बिल की पेमेंट करें, ये वाला जो स्कोप ऑफ वर्क है हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगर क्लाइंट जो है वो एक बैंकर है, तो उसको थोड़ी पता है एक्सकेवेशन क्या होती है, या उसको क्या पता कि ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया है, और ये जो रेट है इसके अकॉर्डिंगली ये जो बिल है ये करेक्ट है या नहीं। या जो कंसल्टेंट ने, आर्किटेक्ट या इंजीनियर ने डिजाइन की थी एक्सकेवेशन, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है, कम है, ज्यादा है, या कोई टेक्निकल इशू है, ये क्लाइंट, जरूरी तो नहीं है कि सारे क्लाइंट इंजीनियर होंगे। तो क्लाइंट क्या करेगा, वो बिल, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे प्रैक्टिकली होता नहीं है। ये जो बिल इसके पास आया ना, ये रेफर करेगा कंसल्टेंट को कि ये जो बिल मेरे पास आया है, इस बिल के अकॉर्डिंगली आप जाएं और साइट के ऊपर चेक करें कि जो काम है वो एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड या एज पर डिजाइन एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ। तो कंसल्टेंट क्या करेगा, साइट विजिट करेगा। कंसल्टेंट का क्यूएस जो होता है, ये प्रोजेक्ट के स्केल पे डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे, किस लेवल का प्रोजेक्ट है। तो कंसल्टेंट टीम में से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो साइट पे आता है, और वो बिल को वेरीफाई करता है, टैली करता है, ठीक है। और बिल को टैली करने के बाद वो यहाँ पे बिल को क्या करेगा, साइन करेगा और ओके करेगा। तो ये साइन हुआ हुआ बिल जब दोबारा क्लाइंट के पास जाएगा, तो फिर क्या करेगा, ये क्लाइंट इसकी पेमेंट रिलीज करेगा। ये आपको सारा स्टाइल समझ में आ गया है कि ये जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं ये किस तरह आपस में लिंक होते हैं, और ये जो काम करने का स्टाइल है ये कैसा होता है, ठीक है।
तो अब आप देखें कि इस सारे प्रोसीजर में जब प्रोजेक्ट चल रहा है प्रैक्टिकली, तो क्वांटिटी सर्वेयर ही इन्वॉल्व है हर जगह पे। ठीक है, क्यूएस ने, कॉन्ट्रैक्टर के क्यूएस ने बिल बनाया और क्लाइंट को भेज दिया। क्लाइंट का क्यूएस जो उसको एक दफा वेरीफाई कर लेगा, अगर तो उसने, क्लाइंट ने कोई परमानेंट कंसल्टेंट नहीं रखा हुआ, उसने एक क्यूएस ही रखा हुआ है जो उसका काम चेक करता है, तो उसका क्यूएस काम चेक करके जो है वो हो सकता है डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर ले कॉन्ट्रैक्टर से, या थ्रू कंसल्टेंट भी वो क्या कर सकता है, उसको चेक कर सकता है।